नमस्कार साथियों। सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। आज हम बात करेंगे आरएसएस चीफ यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत के उस बयान की, और इसी बहाने हम सैर करेंगे इतिहास की और देखेंगे कि हमारे देश में किस तरह के ध्वज इस्तेमाल होते रहे हैं। 2 दिन पहले मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया जिसे लेकर काफी विवाद भी है। यह बयान क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। तो मोहन भागवत जी ने कहा कि ध्वज समिति ने सर्वसम्मति से पारंपरिक भगवा को स्वतंत्र भारत का ध्वज बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन गांधी जी ने इसे नामंजूर कर दिया और उसके बाद तिरंगा जो है हमारे देश का राष्ट्र ध्वज बना। तो यह मुद्दा जब उन्होंने उठाया तो उसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। तो ध्वज समिति क्या थी, उसमें कौन लोग थे, किन लोगों ने सर्वसम्मति से भगवा को राष्ट्र ध्वज बनाने की सिफारिश की थी, किसने विरोध किया और क्या सारा उस समय का घटनाक्रम था, वो हम थोड़ी देर में उस पर नजर डालेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इतिहास की सैर करते हैं। आपको याद होगा कि बहुत सारी जो हिंदी फिल्में हैं या हॉलीवुड की फिल्में हैं, उसमें जो लुटेरे होते हैं या पायरेट्स, वो जब जहाज, पानी का जहाज लेके चलते थे या कहीं भी जाते थे, तो उनका काला झंडा हुआ करता था। और उस काले झंडे पर ऊपर एक खोपड़ी बनी रहती है और क्रॉस करके दो हड्डियां होती हैं। तो कहने का मतलब ये डराने के लिए इस तरह का झंडा होता था, जिसे दूर से ही देखकर लोग भागने लगते थे और इससे लूटपाट करने में उन पायरेट्स को और डकैतों को आसानी होती थी। ये तो खैर खलनायकों की बात हो गई। लेकिन अगर आप महाभारत काल के ध्वज की बात करें तो आपने यह एक प्रसंग भी सुना होगा कि अर्जुन के भगवा ध्वज पर हनुमान जी का चित्र अंकित है। आपने अगर महाभारत सीरियल देखा हो या अन्य माध्यम से अगर आपने देखा हो, तो उनके ध्वज पर हनुमान जी विराजे रहते थे। उसकी भी अपनी एक कथा है। वो कथा, उस कथा के विस्तार में फिर कभी हम देखेंगे। उसी तरह महाभारत काल में ही दुर्योधन के ध्वज पर सांप सांप की आकृति बनाई जाती थी, यानी वो सर्प ध्वज था। तो ये दुर्योधन का हुआ। इसके बाद अगर आप जाएं तो जो गुप्ता साम्राज्य था, भारत में बहुत लंबे समय तक उनका साम्राज्य रहा और उनके ध्वज पर गरुड़ की जो है आकृति बनाई जाती थी। तो उनका जो ध्वज है उसे गरुड़ ध्वज कहा जाता था। इसी तरह जो है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी चर्चा किए बगैर तो यह एपिसोड पूरा नहीं होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वज सबको पता है, वो भगवा ध्वज था। तो उस समय ऐसा था कि जो ज्यादातर जो हिंदू राजा थे, उनका ध्वज भगवा ही रहता था। उनके शेप थोड़े अलग हो सकते थे और कई जो भगवा ध्वज वाले हैं, किसी के ध्वज पे टाइगर, बाघ का चित्र होता था, किसी के ध्वज पे कोई मीन या मछली का चित्र होता था। इस तरह के तमाम राजाओं के इस तरह के ध्वज हुआ करते थे। लेकिन आम तौर पर जो हिंदू राजा थे, यानी मुगल काल के पहले के जो राजा थे, उनका ध्वज जो है वो भगवा ही होता था। और आज भी आप देखेंगे कि जो हिंदूवादी संगठन है या पार्टियां हैं, उनकी जो पार्टी का जो कार्यक्रम होता है, उसमें आपको भगवा झंडे ही ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो ये तो रहा झंडों का इतिहास, जो बहुत पहले का है। थोड़ा सा अब अगर आप उसके आगे बढ़ें तो मुगलों का झंडा। मुगलों के झंडे में एक जो आकृति हमें जो है इतिहास को ऐसे देखते और रिसर्च करते हमें जो पता चला, तो मुगलों का जो झंडा था वो त्रिकोण होता था और उसमें शेर और सूर्य का चित्र जो है वो अंकित होता था। तो ये तो रहा मुगलों का, वो काफी लंबे समय तक मुगलों का यह झंडा रहा। और उसके बाद जो अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों का झंडा तो आपको पता है कि यूनियन
जैक हुआ करता था। यूनियन जैक को के बारे में आप जानते होंगे, इसकी तस्वीर भी यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये तो रही तब की बात जब हम पराधीन थे। लेकिन जब आज़ादी का आंदोलन शुरू होने लगा, यानी लास्ट में 19वीं शताब्दी के, तब जो है किस तरह के झंडे, मतलब झंडे उस समय तय तो हुए नहीं थे कि कैसा झंडा हुआ जाए। तो सबसे पहले जो झंडा सामने आया वो मैडम कामा का झंडा सामने आया। मैडम कामा स्वतंत्रता सेनानी रही हैं और उनके नाम से मुंबई में चर्च गेट में जो मंत्रालय के सामने की सड़क है उसे मैडम कामा रोड भी कहा जाता है। तो मैडम कामा ने 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में एक झंडा जो है फहराया। और वो झंडा कैसा था उसकी तस्वीर भी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। उस झंडे में जो सफेद कमल के फूल हैं, जो भाजपा का चुनाव चिन्ह है आजकल, वो सफेद 8 ऐसे कमल के फूल हैं। और बीच में जो है वंदे मातरम लिखा हुआ है और नीचे लाल रंग में अर्धचंद्र और सूर्य है। तो ये जो झंडा है ये मैडम कामा ने अपनी ओर से, अभी उन्होंने उस समय किससे चर्चा की, क्या चर्चा की, ये हमें पता नहीं है, इतिहास में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं गया है। तो वो गई थी स्टुटगार्ट यानी जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने। वहां उन्होंने भारत के प्रतिनिधि के रूप में यह झंडा लहराया। तो ये तो बात आई गई होगी। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने एक जो है एक झंडा जो है उस समय सामने लाए और उस समय वो यूज किया, उन्होंने बताया शायद। और जिसमें यूनियन जैक भी था, जो अंग्रेज, चूंकि हम पराधीन थे तो यूनियन जैक भी था उसमें, और क्रिसेंट मून भी था और बहुत सारे स्टार, उसकी भी तस्वीर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो ये तो रही 1930 के पहले की बात। तो अब ये तय हुआ कि तरह तरह के झंडे भारत की आज़ादी के समय लोग लेकर घूम रहे हैं। कोई भगवा लेके घूम रहा है, कोई ये जो इस तरह के नए झंडे हैं वो लेके घूम रहा है। तो ये तय हुआ कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि एक निश्चित झंडा होना चाहिए, जैसा कि अ, इंग्लैंड का यूनियन जैक है और अन्य देशों के झंडे हैं, क्योंकि झंडा जो है राष्ट्र की अस्मिता की पहचान होती है। तो फिर 1931 में एक कमेटी बनाई गई। ये जो कमेटी है, कांग्रेस कार्य समिति ने 2 अप्रैल 1931 को एक ध्वज समिति बनाई, यानी फ्लैग कमेटी बनाई। और इसको कहा गया कि आप जो है, जो झंडा है उसका सुझाव दें। तो इस समिति के कौन-कौन सदस्य थे? अब जो जो हमारी जो सबसे पहले जो मैंने आपसे बात की थी कि कौन लोग थे, तो वो मैं उस पे आ रहा हूँ। तो उस समिति में सभी बड़े कद्दावर नेता थे। अब मैं नाम पढ़कर बता देता हूँ। उस समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना आजाद थे, पट्टाभी सीतारामैया थे, मास्टर तारा सिंह थे, डीबी केलकर थे और एनएस हर्डीकर थे। ऐसे 7 लोग थे। इन 7 लोगों ने 2 अप्रैल 1931 को जो कराची में अपना काम शुरू किया और अगस्त में उन्होंने अपनी सिफारिश यह दी कि हमें जो है भगवा ध्वज जो है वो राष्ट्र ध्वज के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। आप गौर करें कि इस समिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, नेहरू जी भी थे और मौलाना आजाद भी थे। जब इस ध्वज की बात कांग्रेस कार्य समिति में उठी, जब उन्होंने प्रस्ताव पेश किया, तो बवाल मच गया। तमाम तरह के इस चर्चाएं शुरू होने लगी। उसमें सबसे प्रमुख जो स्वर था वो था मोहसिन भाई का। मोहसिन भाई ने 18 अगस्त 1931 को पंडित नेहरू को पत्र लिखा और कहा कि भगवा से कांग्रेस पर हिंदू पार्टी होने का तमगा लग सकता है। ऐसी उन्होंने आपत्ति जताई। मोहसिन भाई के इस पत्र ने आग में घी का काम किया। बात गांधी जी तक भी पहुंची और तब गांधी जी ने कहा कि यह भगवा रंग जो है
हमारी जो है राष्ट्र ध्वज, इसकी जो इसकी हमारी परिकल्पना है, उस पे ये फिट नहीं बैठता है। आपको बता दें, जब समिति ने, नेहरू जी की समिति ने जब झंडे का जो प्रारूप रखा था, तो उन्होंने सिफारिश में ये रखा था कि भगवा गैर सांप्रदायिक है, यह बलिदान और भारत की प्राचीन परंपरा का सूचक है। ये सिफारिश में कहा था, लेकिन इस सिफारिश को गांधी जी ने नकार दिया। और तमाम जो बहुत सारे जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, उन्होंने भी इस बात से, गांधी जी की बात से सहमति जताई, और मोहसिन भाई के विरोध के बाद यह मामला तूल पकड़ गया, और तब जाकर यह तय किया गया कि राष्ट्रध्वज जो है, आजादी के बाद जो भी हमें राष्ट्रध्वज बनाना है, वो राष्ट्रध्वज भगवा झंडे में नहीं बनेगा। और तब यह तय किया गया कि 3 कलर का झंडा होगा, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, और इसमें बीच में चरखा होगा। तो एक तरह से जो शुरुआती झंडा था, वो 1931 में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि चरखे वाला तिरंगा झंडा होगा। अब मोहसिन भाई कौन थे, कहाँ गए, इतिहास में उनका कोई जिक्र नहीं है। वो भारत में ही हैं, थे, या भारत में से जो है आज़ादी जब मिली तो वो पाकिस्तान चले गए, या कहाँ गए, कौन है, कुछ किसी कोई इतिहास में उनकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। मोहसिन भाई के बारे में किसी को जानकारी हो तो ज़रूर बताएं हमें, हम उनके बारे में बताना चाहेंगे। लेकिन मोहसिन भाई की वजह से जो प्रस्ताव था भगवा झंडे का, वो रद्द हो गया, और इस तरह से चरखे वाला जो तिरंगा है, वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन गया। अब उसके बाद जब 1947 में आज़ादी मिली, तो चरखे की जगह जो है हमने अशोक चक्र ले लिया, और इस तरह हमारा नया ध्वज जो है वो तैयार हो गया। तो कुल मिला के जो आज जो हमने आपको ये जानकारी दी, उससे ये समझ में आता है कि झंडे को लेकर भी एक बहुत बड़ी सियासत उस समय हुई थी, और उसी सियासत का जिक्र मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में किया है। तो कह सकते हैं कि इस तरह की जो इतिहास की घटनाएं हैं, ये भविष्य को एक तरह से परिवर्तित करती हैं, दिशा भी देती हैं। अब ये कह सकते हैं कि अगर भगवा झंडा होता, तो शायद दुनिया भर में यही संदेश जाता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जैसा कि मोहसिन भाई का आरोप था उस समय। अब चूंकि तिरंगा है, तिरंगा हमारी आन बान शान है, हम इस तिरंगे का सम्मान करते हैं। यह एपिसोड किसी भी तरह से तिरंगे का अपमान करने के लिए नहीं बनाया गया है। यह सिर्फ इतिहास को देखने का एक नज़रिया था, क्योंकि हमें अपना इतिहास याद रखना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही साथियों। फिर नई जानकारी के साथ अगले एपिसोड में फिर हाजिर होऊंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपके पास इसी तरह नई जानकारियों के साथ आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।